आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेक इन इंडिया का लोगो है, आपको पता ही है। और ये शेर है। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस स्कीम, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी स्कीम थी सरकार की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था कि भारत में ही आप बनाएं। तो एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट दे इन्वेस्टमेंट में, मॉडर्न एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सेक्टर्स को खोलें ताकि फॉरेन कैपिटल्स आ जाए। एफडीआई भर भर के आया। लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ? 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। 6 साल हो गए, अभी भी एक्टिव है। लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ? हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंस्टा, ट्विटर, हर जगह मैं आ गया हूं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हैं। तो 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना ज्यादा हो सके बाहर से पैसा उठाओ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कितनी? 12 से 14% पर एनम। हमारी जो इकोनॉमी है वह एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में डिवाइड है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम कंट्रीब्यूशन, और मैन्युफैक्चरिंग ही सेक्टर जॉब्स देता है। तो 12 से 14% कम से कम ग्रोथ हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसके बाद शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्रीज जीडीपी 16% टू 25%। अभी 16% है, तो इसको 2022 तक 25% करना है हमको। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है ना, मैंने अभी आपको बताया ना, हमारी जीडीपी में 3 डिवीजन है ना, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और आपका सर्विस। तो 16 से 25% बढ़ाओ 2022 तक। और 100 मिलियन, भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी। 100 मिलियन जॉब्स, एडिशनल जॉब्स बाई 2022। 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स 2022 तक। वैसे नवंबर अक्टूबर के आंकड़े जो सीएमआई के आए हैं, उसमें जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिकॉर्ड स्तर पे है। तो भारत ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। कमिटमेंट कितना था? 16.5 लाख करोड़ का, 230 बिलियन यूएस डॉलर। सितंबर 2014 से लेकर फरवरी 2014 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। भारत 2015 में एफडीआई के लिए टॉप डेस्टिनेशन बना। मैं यहां पे लिख देता हूं, टॉप डेस्टिनेशन बना भारत फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अभी अगर बात करें तो 100% एफडीआई, जो 100 सेक्टर्स है हमारे यहां, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे टारगेट करना है। तो अगर अभी बात करें तो एफडीआई 100% 100 सेक्टर्स में परमिटेड है। स्पेस में बात करें, स्पेस इंडस्ट्री जो है उसमें 74% है। डिफेंस में कर नहीं सकते तो 49% है। मीडिया ऑफ इंडिया में 26% है। भाई उसमें अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे द हिंदू है। अब द हिंदू में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई उसका भी तो स्टेक होगा। अमेरिका से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो भाई अमेरिका का अखबार नहीं कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए मीडिया ऑफ इंडिया में 26% है। और जापान और भारत ने 12 बिलियन यूएस डॉलर, जापान इंडिया मेक इन इंडिया, ये स्पेशल फाइनेंस फैसिलिटी थी। बहुत सारी चीजें मेक इन इंडिया के तहत आई। मेक इन उड़ीसा, मेक इन तमिलनाडु, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, हैपनिंग हरियाणा, मैग्नेटिक महाराष्ट्र। भारत ने 2016 में 60 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव किए। वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ध्यान दीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है। भारत 23 पोजीशन ऊपर चला गया। भारत की जो रैंक है 2017 में 100 थी और अब 63 है 190 कंट्रीज में। यह गजब की बात है। और सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं, हर जगह ग्लोबल कंपिटेटिव इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सब में भारत जो है वो ऊपर गया। बहुत सारी भारत की इसमें स्कीम्स हैं, जैसे भारत माला प्रोजेक्ट, सागर माला, फ्रीट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उड़ान, ये सब इसमें मेक इन इंडिया एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। इसमें सारी स्कीम्स आ जाती हैं।
जितने भी स्कीम्स मैंने आपको बताई ना, वो मेक इन इंडिया में, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगी, वो इसमें आ जाती है। अब क्या ये स्कीम सक्सेस हुई? सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कवर्ड है, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सब में एफडीआई, डिफेंस एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लेदर, मीडिया एंटरटेनमेंट, माइनिंग, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें कवर्ड है। अब दोस्तों सवाल यही है, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया कि क्या, पहले तो चलिए अच्छा हम इश्यूज देख लेते हैं। देखो, शेल कंपनी से गजब का इन्वेस्टमेंट हुआ, आउटकम क्या हुए? आउटकम जानो। एफडीआई बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि मेन ये एफडीआई के लिए थी ही। 2013-14 में जहां $16 बिलियन आता था, वहीं 2015-16 में $36 बिलियन आया, 2 गुना ज्यादा। लेकिन 2016 के बाद से ये $36 बिलियन, इसके बाद से इंक्रीज हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एफडीआई है वो कमजोर होता गया। 2017 में अगर बात करें तो ये 9.6, 2014 में सॉरी $9.6 बिलियन था, और 2017 में ये $7 बिलियन खाली रह गया। सर्विस सेक्टर में $23.5 बिलियन रहा, ठीक है। और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो शेयर था वो 2% था, चाइना का 18% है। तो ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, बहुत ही गजब का इनिशिएटिव था। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको एसेस करेंगे तो ये स्कीम फेल हो गई अनफॉर्चुनेटली। इश्यूज क्या रहे, क्यों फेल हुई? पहली बात तो शेल कंपनीज, जो फर्जी कंपनीज होती है ना, शेल कंपनीज से द्वारा गजब का इन्वेस्टमेंट आया। टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में जहां पे टैक्स कम लगता है, वहां पे शेल कंपनीज खोल ली जाती हैं, फर्जी कंपनीज खोल ली जाती हैं। तो लार्ज पार्ट ऑफ एफडीआई जो था वो फॉरेन से नहीं आया, ना ही वो, देखिए एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ना ही फॉरेन था ना ही डायरेक्ट था, लेकिन मॉरिशस बेस्ड शेल कंपनी से आया। अब शेल कंपनीज को क्यों बनाया जाता है? 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के लिए, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। तो मॉरिशस मतलब जहां पे टैक्स, ये जो कंपनीज टैक्स हेवन होती हैं, जो कंट्रीज टैक्स हेवन होते हैं, वहां से शेल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो मॉरिशस में इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि वहां पे शेल कंपनीज बनना आसान है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही, लो प्रोडक्टिविटी, इंडियन फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही। वर्कर्स के पास वो स्किल्स ही नहीं थे कि यहां पे प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। मैकेंजी रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडियन वर्कर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो 4 से 5 गुना कम प्रोडक्टिव थे जो थाईलैंड और चाइना से अगर आप कंपेयर करें तो। स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स आप देखिए, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स का साइज था वो बहुत ज्यादा स्मॉल था। लेबर लॉस, भाई देखो लेबर लॉस हमारे यहां बहुत, मतलब स्मॉल कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो ऊपर नहीं जा पाती लेबर लॉस की वजह से। लेबर रेगुलेशन है, 100 से ज्यादा अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए तो उसके लिए रेगुलेशन है, तो सरकार का अप्रूवल आपको चाहिए होता है। तो लेबर लॉस भी ऐसे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने सारे हैं। हालांकि अभी लेबर लॉस, ये जो वो वेजेस बिल आया है, उसमें बहुत हद तक इसको दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन लेबर लॉस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो था वो सेम है भारत और चाइना की बात करें, लेकिन बिजली चली जाती है, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी बिजली से? बिजली चली जाती है। पावर आउटेजेस आर मच हायर इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रांसपोर्टेशन, अगर चाइना से एवरेज स्पीड क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, भारत में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंडियन रेलवेज की हालत आपको पता ही है, ट्रेन कितनी लेट चलती है। इंडियन पोर्ट्स भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमको करने की जरूरत है ना भाई। अगर 16% से सीधा आपको 25% पे घटाना है, अच्छा जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट भी घट गया, जहां 16% था वही ये 2017 में ये 15% पे आ गया। तो कहां हम सोच रहे थे कि 9% से बढ़ जाएगा 2022 तक, बल्कि 1% से कम हो गया। तो उसके रीजन है ये सारे, कि भारत के पोर्ट्स जो है ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है। बहुत सारे एशियन कंट्रीज के पोर्ट्स कमाल के हैं। 2016 वर्ल्ड बैंक ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 160 कंट्रीज में भारत 35वें नंबर पे थी। ये अच्छा फिगर है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की।
सिंगापुर की रैंक 5वीं थी, चाइना की 25वीं थी, इनफैक्ट मलेशिया की भी 32वीं थी। रेपटेपिज्म बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना। अभी जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें यही है ना कि अगर कोई भी दिक्कत होगी किसानों को तो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम का ऑफिस आपको पता ही है। रेपटेपिज्म मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बहुत ज्यादा है। भाई कंपनीज आपको खोलनी है तो आप कहां जाएंगे? कुछ भी पेच फंसा या अप्रूवल के लिए एसडीएम के पास ही जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। वहां पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा होती है। ये फॉर्म नहीं लाया, वो नहीं आया, ये नहीं हुआ तुम्हारा, इतनी तुम्हारी कम है पैसे तो हम नहीं पास करेंगे इसको, तो आप उनको पैसा खिलाइए। तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर और करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा भारत में है और ये बड़ी दिक्कत रही है। समझे आप? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भले ही हमारा इंप्रूव हुआ है लेकिन कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई है। इनसफिशिएंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेबर रिफॉर्म्स और लैंड एक्विजिशन जो लॉ आया था जिस पे बहुत बवाल भी हुआ था, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पाए। कैपिटल आउटफ्लो की बात करें, पैसा कहां से आएगा? कैपिटल पैसा भी तो चाहिए। तो ये जो कैपिटल आउटफ्लो है ये ड्रॉप हो गया, $54 से सीधा $70 पे आ गया। ये भी दिक्कत है। ये सारे इश्यूज हैं। तो अगर आप इसको एसेस करें, असेसमेंट क्या क्या मेक इन इंडिया फेल हो गया या मेक इन इंडिया बढ़िया रहा? देखिए, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन था। स्टेट्स ने भी अपने मेक इन इंडिया जो है वो लॉन्च किए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि रीजंस तो आपको बता ही दिए, भारत बहुत ज्यादा एफडीआई के ऊपर डिपेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट के लिए, जिसकी वजह से सर्टेनिटी आ गई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो था वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो भारत इतना ज्यादा बाहर पे डिपेंड हो गया कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब दिक्कत आई यहां पे। बहुत सारे सेक्टर्स को एफडीआई में ले आया। ज्यादातर जो सेक्टर्स थे कंपेरेटिव एडवांटेज ही नहीं था डोमेस्टिक इकोनॉमी। पॉलिसी मेकर जो थे वो ज्यादा उनको फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की चिंता थी। लेकिन वो थर्ड डेफिसिट जो इकोनॉमी इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको तो भूल ही गए। अब इन्वेस्टमेंट क्रंच भी दिक्कत थी। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बैंकिंग में एनपीए क्राइसिस बढ़ रहे थे। भाई बैंक के पास जाएंगे, बैंक भी थोड़ा सा, बैंक में इतने ज्यादा एनपीएस हो गए थे कि बैंकों ने भी लोन देने से थोड़ा सा वो हिचकिचाए। एनुअल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटीज थी उसने भी मेक इन इंडिया के सक्सेस को रोका। भारत टॉप एफडीआई डेस्टिनेशंस में से एक है, लेकिन एफडीआई जो है वो ज्यादा कैपिटल मार्केट्स में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता है। 2019 में मैन्युफैक्चरिंग में खाली $8 बिलियन के अराउंड रहा था। अब मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया आया, स्किल इंडिया आया, डिजिटल इंडिया आया, सब मैं आपको बता चुका हूं कि भारत को ग्लोबल एफडीआई में नंबर 1 बनाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना ऊपर जाएगा भाई कंपनीज यही देखती हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग कितनी है। अच्छी रैंकिंग होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो भारत में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। फेल तो नहीं हुआ लेकिन हाँ सक्सेस भी नहीं हुआ। लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉ, इन सब जब तक हम इन सबको चीजों को रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ होना है नहीं। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेक इन इंडिया पे खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।